हेलो दोस्तों, मैं आपकी सारथी निरूपित। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संधि को सरल या शॉर्ट तरीके से नहीं, सटीक तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि आप सफ़र में नहीं सफलता में रहें। और सुपर टेट की सुपर क्लासेस के लिए आज ही हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि अपकमिंग वीडियोस की जो दोस्तों नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप सुपर टेट की सुपर तैयारी के साथ इस बार सिलेक्शन ज़रूर लें। जो लोग 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गए उन्हें भी जल्द से जल्द सिलेक्शन मिले, या जो पहली बार दे रहे हैं उन्हें भी सफलता शीघ्र मिले। तो सफलता के लिए सरल नहीं, सटीक पढ़ें। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि को। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम स्वर संधि, उनके प्रकार, व्यंजन संधि, उनके प्रकार, इन सभी को पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों हमने पढ़ा है। और इसके बाद हम दोस्तों पढ़ेंगे विसर्ग संधि। दोस्तों, आपकी विसर्ग संधि हालांकि बहुत कम पूछी जाती है, परंतु जब भी ये पूछी जाती है ये आपको प्लस मार्क ज़रूर दिलाती है। दोस्तों, अगर आप संधि को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, पिछले वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों, पढ़ने से पहले मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी, हमारा जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और सिखाते हैं। तो कभी भी आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप कंपटीशन लेवल पे कर रहे हो, एग्जामिनेशंस के लिए कर रहे हो, कभी भी किसी भी चीज़ की तैयारी करें तो शॉर्ट ट्रिक से दूर रहें, सरलता से दूर रहें, सटीक पढ़ें, सफल रहें और अपने जीवन में अग्रसर रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विसर्ग संधि के दोस्तों यहाँ पे 6 भाग हम पढ़ेंगे। हालांकि इनके कुछ नियमों के थ्रू भी हम इन्हें समझ सकते हैं। दोस्तों, इन सभी वीडियो के ख़त्म होने के बाद, मतलब सभी संधियों के समापन के बाद, हम इनके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लेके आएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए होंगे। फिर वो आपके किसी भी एग्जामिनेशन के हो सकते हैं, टेट के हो सकते हैं, सुपर टेट के हो सकते हैं, लेखपाली के हो सकते हैं, या अदर भी एग्जामिनेशन के हो सकते हैं। क्योंकि जो आपकी विसर्ग संधियाँ जो होती हैं रिपीट तो नहीं होती, बट उनके नियम जो है एक बार आप सीख गए, जैसे कि मैथमेटिक्स में आप नियम सीख गए, फिर कुछ भी आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो। एज इट इज़ संस्कृत में संधि भी उसी प्रकार से है। तो चलिए हम विसर्ग संधि पे आ जाते हैं। इनके 6 भाग होते हैं दोस्तों। और विसर्ग संधि कहते किसे हैं? तो दोस्तों, विसर्ग संधि के साथ किसी भी स्वर या व्यंजन के निकलने में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि सदैव जो होती है किसी न किसी प्रकार से या किसी न किसी स्वर के साथ ही आएगी, या फिर विसर्ग संधि पूर्व आने वाला जो स्वर होगा तथा उसके आने वाला जो वर्ण होगा उस पर ध्यान रखना पड़ता है। और इस प्रकार से हम व्यंजन संधि को आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने इससे पहले के कई वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको बताया हुआ अगर अंक की बिंदी हो तो ये कर दिया जाए, ये हो तो वो कर दिया जाए, ऐसे नियम आपको सिखा दिए गए। परंतु किस संधि में अगर आपको संधि की पहचान करने को आ जाए तो यकीन मानिए उस शॉर्ट ट्रिक से आप कभी भी संधि की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सिर्फ संधि विच्छेद को संयोग करना सीखा, या फिर संधि संयोग को आपने विच्छेद करना सीखा, जिस वजह से आप संधि की पहचान नहीं कर सकते। अगर संधि का जो रूप है विसर्ग संधि में आ गया तो बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है कि विसर्ग संधि में जो, अब आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए ये जटिल हो जाता है कि संधियाँ जो हैं विसर्ग में भी 6 प्रकार की होती हैं और उनका सूत्र क्या है, वो क्या है। तो इस तरीके से काफ़ी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आपको सामना ना करना पड़े, जब आप गहन अध्ययन करते हो, एक सटीक तरीके से पढ़ते हो, तो कभी भी आपको कोई पेपर जो है कठिन नहीं लगता है। तो पहली संधि का जो आपकी है वो है सतत्व, फिर रुतत्व, अरो, रुत्वल, द, लुप्ते, हरिषचे, वश, श्री या विसर्ग लोप। ये आपकी 6 संधियाँ हैं जिनको हम नियम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। बाकी हम इसका एक विस्तृत भी बताएंगे, पर यहाँ पे सबसे पहले हम नियम सीख लेते हैं। दोस्तों, मैंने इसके पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि महस्वर सूत्र जो पढ़ने के हैं उनको अगर आप सीखते हैं तो संधि और समास सीखने में आसानी हो जाती है, पर इनको भी हम सिखाएंगे। पर यहाँ पे पहले हम संधि का विस्तार कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी महस्वर सूत्र 14 होते हैं, ये आपको सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। और विसर्ग संधि के पहला नियम जो होता है वो क्या कहता है हमारा, कि विसर्ग संधि के पहले आ और बाद में आ आए, या वर्गों के 3, 4, 5 वर्ण या यार अलावा हो तो विसर्ग ओ हो जाता है। मतलब पहले शुरुआत में आ आए यानी उसकी ध्वनि आए, और अंतिम में जो अक्षर है वो आ आए या उसकी ध्वनि आए,
तो हमारा क्या होता है कि हमेशा जो उनके वर्गों के वर्ण के यानी तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है वर्ण या याराला वा भी हो सकता है। तो कभी भी ऐसा आता है, ऐसी परिस्थिति होती है तो हम क्या करेंगे, अ हो जाता है। यानी यहाँ पे मनहाधन अनुकूल और ये मनधन बल, तो यानी मना आहा की बिंदी आ रही है, यहाँ पे आहा आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बिंदी को या इसे कह सकते हैं कि इस स्वर को हटाकर आपको अ कर देना। सिंपली अगर आपका आ जाता है या फिर उसके बाद कोई भी वर्ग का एक वर्ण आ जाता है, फिर वो तीसरा हो सकता है, तीसरा वर्ण हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है। अब आप ये सोच रहोगे कि तीसरा, चौथा, पांचवा है क्या आखिर। तो दोस्तों जब हम का ख ग का वर्ग में पढ़ते हैं का खा गा गा घ, तो हमारा जो का के बाद जो खा आया उसे छोड़ दें, फिर ग घ ड़ जो है ये हमारे तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण हैं। इसी प्रकार से टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के भी हम जो चवर्ग के सभी के क्या है वर्ण जो अगर आते हैं तीसरे, चौथे, पांचवें या फिर यारा लावा आता है, तो हम क्या है विसर्ग के जो भी विसर्ग है हमारा उसे हम अ में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आसान तरीके से तो नहीं, पर हाँ आपको एक नियमपूर्ण तरीके से आपको पता है कि अगर आपका इस तरीके से आता है तो ससत्व है, और इसमें क्या है कि आपका जो अंकी बिंदी है वो अ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। इस तरीके से आप जो है आसानी से हमेशा क्या है हर चीज़ को आसानी से और सहजता से कर पाएंगे, और कभी भी यकीन मानिए आपको जो प्रश्न पत्र है वो जटिल नहीं लगेगा, और हमेशा आप कहोगे कि हाँ जो प्रश्न पत्र था वो हमने कर लिया, और पेपर तो बहुत ही ईजी आया था। प्रश्न पत्र दोस्तों जब कठिन हो जाता है या जटिल हो जाता है, जब हमने वो पढ़ नहीं रखा होता है या हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। दूसरा नियम है दोस्तों हमारा अगली संधि पर, विसर्ग से पहले अगर आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में जो आपका स्वर हो तो उसमें 3, 4, 5 यानी जैसे कि हमने पहले बताया था कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर यारा लावा हो तो वहाँ पे र हो जाता है। जैसे यहाँ पे नी है, अब जैसे आपको ये बताया गया था कि अंकी बिंदी होगी और आपको ओ कर देना, पर दोस्तों वहाँ पे क्या है नियम क्या होगा कि आपका जब भी आएगा आ, और मतलब पहले नियम में हमने सीखा कि अगर आ की ध्वनि और आ हो तो हमारा वहाँ पे बराबर ओ हो जाएगा, यानी अ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है अंग जो आहा की बिंदी है उसको अंग आहा की, तो उसकी बिंदी हटाकर आपको क्या करना है, जो स्वर है स्वर की मात्रा जो एक तरीके से कह सकते हैं उसको हटाकर, मतलब आहा को हटाकर, विसर्ग को हटाकर हमें क्या करना है अ की मात्रा लगा लेनी है और एज इट इज़ उस शब्द को दूसरे वाले को लिख देना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है कि यहाँ पे जो विसर्ग है उसको हटा के क्या लिखना है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको विसर्ग को हटा के आपको र लिखना है। तो यहाँ पे क्या है निधन आहार, निहार। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रा है वो यहाँ पे लोप है क्योंकि आहा है, और यहाँ पे इसे रा में परिवर्तित करना है। अगर छोटा आए या बड़ा आए या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है तो या फिर यारा लावा आता है तो हम उसे रा और रा में परिवर्तित कर देते हैं। अगले नियम पे दोस्तों आ जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण पहले देख लेते हैं, जैसे निधन आशा, निराशा, निधन निर्धन, निर्धन। ठीक है, ये हो गया दूसरा नियम जो कि हमारा रुत्व है। अब अगले नियम पे आ जाते हैं, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर बाद में च, छ, या और श हो तो उसे श में परिवर्तित कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे आपका कोई भी स्वर आया पहले, ठीक है, स्वर तो आ ही रहा है क्योंकि विसर्ग है, विसर्ग एक प्रकार का स्वर है, तो क्या है विसर्ग को पहले कोई भी स्वर का है, विसर्ग से पहले कोई भी हमारा स्वर आ रहा है, जैसे छोटी की मात्रा आ रही है तो ये हमारे विसर्ग से पहले स्वर आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये पांचवा वर्ण आ रहा है। ठीक है, यानी अगर हम नी की बात करें और इसे तोड़ें तो देखिए ई जो है छोटी ई की मात्रा है, यानी ये स्वर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला जो ना है यह हमारा पंचम वर्ण हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा वर्ण हो गया, यानी ये व्यंजन है पर पांचवा है, यानी वर्ग का। ठीक है, पांचवा वर्ग है ये। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं आहा, यानी हमारा यहाँ जो अंकी बिंदी है ये हमारा विसर्ग है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा विसर्ग है, तो नियम देखिए कितने अच्छे से आपको बता रहा है कि विसर्ग से पहले यानी विसर्ग से पहले यानी आहा की बिंदी से पहले यानी विसर्ग से पहले आपका ई की मात्रा आ रही है, यानी आपका स्वर आ रहा है। उसके बाद कहा जाता है कि आपका जो च, छ या श हो तो विसर्ग स्व में बदल जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पे देखिए चा है, दूसरे शब्द की बात की जा रही है, यहाँ पे चा है, नहीं तो आपकी जो 3 मांगे हैं वो यहीं पे पूरी होती है।
पहली छोटी ई की मात्रा है, पांचवा वर्ण है ये, और अंतिम जो है विसर्ग है, तो विसर्ग को हटाकर हम शा करेंगे। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि दूसरे वर्ण में क्या बोल रहा है कि पहले में तो क्या है विसर्ग हो और दूसरे में क्या है आपका च, छ या श हो, तो आपका हमेशा किसमें शा में बदल जाएगा। तो कई बार उदाहरण ऐसे आते हैं कि हमने एक चीज़ पढ़ रखी होती है, जहाँ पे भी हमारी आहा की बिंदी है वहाँ पे हम औ कर देंगे, या फिर हम क्या कहते हैं रा कर देंगे, या फिर हम शा कर देंगे। अब ये बताइए कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि कहाँ पे क्या लिखना है। सिर्फ विसर्ग को हटा के आप क्या जोड़ दोगे, क्या ऐड कर दोगे, ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए संस्कृत के संस्कृताकरण को, उनके नियमों को सीखना पड़ता है। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में 2 और 2 4 होता है, 3 और 1 4 होता है, उसी प्रकार से हर एक नियम के अनुसार आपका योग भले ही एक हो रहा हो पर नियम सभी के एक होते हैं, संयोजकता हमेशा भिन्न होती है। उसी प्रकार से संस्कृत में है, हर एक नियम का अपना महत्व है, हर एक नियम अपने अनुसार चलता है और उनके महत्व को श्रेष्ठता प्रदान करता है। अगले में अब देखिए, हम अगला देखते हैं, नी धन चल, तो निषद चल। आहा की बिंदी है जो हमारा विसर्ग है, जिसे हम क्या करते हैं कि नी, तो यहाँ पे च है, च हमेशा किस में बदल जाएगा शा में, तो शा लिख लिया, वो भी आधा आएगा, अपूर्ण आएगा, ठीक है। तो नी, ये श, आहा की बिंदी यहाँ पे आई, श हो गया और एज इट इज हमने चल लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे छ आ रहा है, यानी नी यानी श, जैसे ही हम पहचान कर ले च, छ या और श आता है तो हम एज इट इज क्या है स लिख देंगे, और अंकी जो यहाँ पे विसर्ग है हमारा उसे हटा देंगे। तो जो आपसे ये कहा जाता है कि विसर्ग से पहले स्वर आए, विसर्ग से पहले स्वर आए, तो आप सोचते हो कि विसर्ग से पहले स्वर कहाँ आ रहा है। विसर्ग की हमेशा ये रही बिंदियाँ, ये देखिए ये रही विसर्ग की डॉट, ठीक है, या बिंदिया हम कह सकते हैं। तो ये रहे विसर्ग हमारे, और ये एक हमारा व्यंजन है, यानी ये तीसरा चौथा पांचवा है। तो हमारे व्यंजन के पास जो हमारा है स्वर ही तो आ रहा है, छोटी ई की मात्रा हो गई, छोटी ई की मात्रा हो गई, छोटे ऊ की मात्रा हो गई। तो हमारे स्वर हमें नहीं पता है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ए ओ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो स्वर है, अगर उनकी मात्रा जो है हमारे व्यंजन के तीसरे चौथे पाँचवें वर्ण में आती है, तो एज इट इज हमें पता चल जाएगा कि ये विसर्ग संधि है। अगर संधि विच्छेद है, विसर्ग है, तो आप एज इट इज पहचान सकते हो। अगर आपसे ये कहा गया है कि इसको संयोग करके क्या लिखा जाएगा, तब आपको जटिलता होगी। वहाँ पे आपका शॉर्ट ट्रिक दोस्तों कभी काम नहीं आएगा, और आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में सफल में रह जाओगे और सक्सेसफुल सक्सीड नहीं कर सकते। अगले नियम पे आते हैं दोस्तों, हमारा चौथा नियम है जो कि हमारा उत्तरोत्तर पे है। और विसर्ग के बाद यदि अगर आपका विसर्ग है उसके बाद आपका त श हो तो श हो जाएगा। ये सिंपल सी संधि है। इसमें क्या है, जब कभी भी आपको ता मिलता है या श मिलता है, अगर सा मिलता है तो एज इट इज़ आपका सा ही रहेगा, पर अगर आपका ता मिलता है तो उसे आपको परिवर्तित करना। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि आपको बताया गया है कि विसर्ग संधि का जो पहला नियम है उसमें तीसरा चौथा वर्ण होगा हर एक वर्ग का। तो आपको स्वर के साथ अगर विसर्ग मिलती है तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे आ यानी 2 समान स्वर के बाद अगर आपको कोई एक व्यंजन मिलता है, उसके बाद आपको विसर्ग मिलती है, तो आपको क्या करना है, उसे हमेशा किस में परिवर्तित करना है, औ की मात्रा में, ना कि औ में, ठीक है। अब अगला नियम जो हमारा था वो हमारा नियम क्या कह रहा था कि अगर किसी विसर्ग के साथ छोटा आ यानी एक अल्प स्वर और एक दीर्घ स्वर आता है तो उसे छोड़कर, मतलब छोटे आ की मात्रा को छोड़कर और बड़े आ की मात्रा को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे कहा गया आपके छोटा आ और बड़ा आ दोनों ही समान होंगे, उस स्थिति में आपको क्या करना है, तीसरे चौथे वर्ण के साथ आपको उसे औ की मात्रा में परिवर्तित करना है। दूसरा नियम दोस्तों आपसे ये कहता है कि आपका अगर वर्ण जो है आ यानी पहले नियम इसका विरोध करता है और कहता है कि आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, यानी छोटी ई की मात्रा हो सकती है, बड़ी ई की हो सकती है, छोटे ऊ की हो सकती है, ए की हो सकती है, औ की हो सकती है, उसके बाद कोई भी व्यंजन आए और उसमें भी स्वर आए और आपको क्या करना है, विसर्ग को हटा के उस जगह पर सिर्फ रा लिखना है और अगले स्वर को जो है हटा देना है और एज इट इज़ उस शब्द को लिख देना है, ठीक है। तो इन शब्दों को हटा देना और एज इट इज़ उसे लिख देना है। अगले नियम में क्या है कि आपको कहा गया है कि एक कुछ शब्द जो है आपको दिमाग में सटीकता से बैठा लेने हैं कि च छ श जो है अगर आता है तो अगर सीधे सा आप याद कर लें कि अगर च और छ आता है तो आपको उसे शा में बदलना है, सा को तो शा में रहने ही देना है, ठीक है। अब आ जाता है अगले नियम पे, आपको जहाँ पे भी ता मिलता है या शा मिलता है, अगर ता मिलता है तो उसे हमेशा शा में बदल देंगे, अगर शा मिलता है तो एज इट इज़ रहने देंगे। अगले नियम पे आ जाते हैं दोस्तों, हमारा जो 5वां नियम है, जो हर्षित जो है विसर्ग से पहले
ई ऊ और उसके बाद जो है क ख ठ प फ ब में कोई भी वर्ण आता है तो उसे विसर्ग या श में हम जो है परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ बताएं कि अगर आप, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि किस तरीके से आप ये समझें कि कहाँ पे हमारा स्वर है, क्योंकि हम नियम तो पढ़ लेते हैं, अब हम वर्ड में पहचान नहीं पाते, जिस वजह से हमें कन्फ्यूज़न ये होती है कि जब हमें यही नहीं पता चला कि स्वर कहाँ है, नियम क्या कह रहा है, स्वर नहीं मिल रहे, व्यंजन नहीं मिल रहे और कंफ्यूज हैं हम, तो किस तरीके से हम विच्छेद कर सकते हैं और किस तरीके से सही हो। तो यही वजह होती है कि हम लाखों शॉर्ट ट्रिक सीखने के बाद, सरलता से सीखने के बाद फिर भी हम क्या कहते हैं, कंफ्यूज रह जाते हैं। तो कभी भी आप एक अच्छे शिक्षक से पढ़ेंगे, हालांकि मैं अभी सीख रही हूँ, आपसे सीखूंगी भी और सिखाऊंगी भी, तो आपको ये पता चलेगा कभी भी आप शॉर्ट ट्रिक से सफलता जो है आपकी नहीं मिलती, लक बाई चांस जो आपको अगर किसी को मिल भी गई तो ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। अब अगली बार आ जाते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि विसर्ग से पहले ई ऊ और बाद में क ख ग क ख ट ठ प फ में कोई भी वर्ण हो तो उसे श में बदल देते हैं। ठीक है, अब आपको सिंपली याद क्या करना है, ई ऊ क ख ट ठ प फ। ठीक है, तो अगर आप संधि सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वर्णमाला को बहुत ही अच्छा करें। इसीलिए हमेशा जब हमारी हिंदी का अध्याय हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले वर्णमाला, उच्चारण स्थान, स्वर, व्यंजन और उसके अन्य भाग पढ़ते हैं, भाषा की उत्पत्ति पढ़ते हैं, तब उसके बाद जाकर हम कभी जब प्रत्याह और फिर उपसंहार पढ़ लेते हैं, प्रत्याहार और उपसंहार, तो उसके बाद ही हम दोस्तों संधि पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि ये क्रमबद्धता है जिससे हम भाषा को अच्छे से अध्ययन कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे निह धन कलंक, तो निश, क्योंकि जैसे कि आपको बताया क्या कि विसर्ग को हटा के अगर आपका इन शब्दों में से कोई भी शब्द आता है, का आता है, खा आता है, टा आता है, ठ आता है, पा आता है, फा आता है, तो आपको सिंपली क्या है, श कर देना है हाफ और उसके बाद आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, अगले में आ जाते हैं, नियम है हमारा अगला नियम जो कि हमारा अंतिम संधि को विच्छेद करेगा, समझाएगा। यहाँ पे विसर्ग से पहले अगर आपका आ और बाद में भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पे आपको क्या है, विसर्ग जो है आपकी हट जाएगी और एज इट इज़ वो नियम ऐसे ही लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे निरोग है तो नी विसर्ग हटा दिया और एज इट इज़ यहाँ पे शब्द लिख दिया गया, क्योंकि ये वरिष्ठ तो होता है, विसर्ग लोप होती है, यहाँ पे विसर्ग का कोई काम नहीं होता है। और ये हमारा अंतिम संधि होती है विसर्ग लोप, यानी यहाँ पे विसर्ग सिर्फ हटेगा और बाकी एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। ठीक है, और जो वरिष्ठ होती है उसमें क्या है कि एज इट इज़ आपका विसर्ग वैसे ही बना रहता है और कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, यानी विसर्ग के बाद कोई भी क ख प फ विसर्ग में परिवर्तन नहीं किए जाते। ठीक है, तो इस तरीके से एक नियम कह रहा है कि यहाँ पे अगर ये शब्द है तो परिवर्तन किए जाएंगे और एक में नहीं किए जाएंगे। तो इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ई ऊ के बाद अगर आपका कुछ आता है तो आपका परिवर्तन होगा, अगर नहीं आता है इसके बाद तो आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि हमारा ये उदाहरण है अंतः धनकरण, तो अंतः करण। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम पूरी व्यंजन संधि को दोस्तों यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अगले जो क्लास होगी हमारी उसमें हम पढ़ेंगे शब्द विचार, जिसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे और इनके कुछ अच्छे से पार्ट्स को पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों हम समास शुरू करने वाले हैं और संज्ञा सर्वनाम क्या होती है। दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, जिस वजह से हम हल्के में रह जाते हैं और हमारा जो सिलेक्शन है 1 या 2 मार्क्स से रुक जाता है। तो दोस्तों हमेशा सटीक पढ़ें, सरल ना पढ़ें, सरलता से पढ़ें पर सरल ना पढ़ें, इन दोनों में अंतर है दोस्तों। अगर आप सरल पढ़ते हो तो वो चीज़ें कभी नहीं आती जो आपने पढ़ रखी है, फिर आप कहते हो कि हमने पढ़ा बहुत है पर आया नहीं, क्योंकि आपने सरल पढ़ा है, सहज नहीं पढ़ा, आपने शॉर्ट पढ़ा है, सटीक नहीं पढ़ा, जिस वजह से आपका जो पेपर है आपको सरल नहीं, एकदम इतना ही जटिल लगता है कि जिसे आप सॉल्व करने में हिचकिचाते हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ, हर बार कहती हूँ और कहती आई हूँ और कह रही हूँ कि आपको पढ़ना है तो शॉर्ट सरल नहीं, सरलता से, सटीकता से सफलता के लिए पढ़ें और अपने जीवन में सफल रहें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। और अपकमिंग वीडियो में दोस्तों मैं ज्योग्राफी की क्लासेस भी लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ उन्हें भी फॉलो करिएगा और देखिएगा कि वो क्लासेस कितनी कारगर हैं और फॉलो करिएगा। और हर कोई जीवन में अपने नए होता है और हर किसी के अच्छे अनुभव को लेने के लिए पहले उसे एक वक्त ज़रूर देना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक के ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, बाय बाय फ्रेंड।